हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जी हाँ, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की से जो सेकंड बुक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसकी सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कराएंगे, जो आप बिल्कुल रट लीजिए। इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप इसमें से पक्का अच्छे से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी यूनिट थर्ड की थी और आज की वीडियो हमारी यूनिट सेकंड की है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा और बस आंसरों को याद कर लीजिए। आप आराम से पास हो जाएंगे और आराम से क्वेश्चंस पे टिक करके आएंगे। तो बलयुग्म उत्पन्न करता है, तो सबसे पहला है आपका जो सेकंड यूनिट है उसका बलयुग्म उत्पन्न करता है। तो बलयुग्म किससे उत्पन्न होता है भाई, है ना? बलयुग्म किससे उत्पन्न होता है भाई? बलयुग्म हमेशा याद रखिएगा शुद्ध घूर्णन गति से। किससे? शुद्ध घूर्णन गति से हमेशा बलयुग्म उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है सही सूत्र है भाई, F इजिकल्स टू एम है। सही सूत्र है क्या? J इजिकल्स टू आर इन टू पी, आर क्रॉस पी, और P इजिकल्स टू एम वी। ये तो सारे सही दिख रहे हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति व्यक्त करने का समीकरण है भाई। हमेशा याद रखिएगा जो घूर्णन गति हमें घूर्णन गति के लिए आएगा वो टाउ इजिकल्स टू आई इंटू एल्फा आएगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा टाउ इजिकल्स टू आई इंटू एल्फा आएगा। ठीक है, अभी केंद्रीय त्वरण की हमें जरूरत होती है। ठीक है, सही संबंध है v इजिकल्स टू आर ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा, है ना? ओमेगा डॉट आर यहाँ पे इक्वल आएगा और आर डॉट ओमेगा। तो आपका जो पहला वाला है वही सही है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। v इजिकल्स टू आर ओमेगा होता है, लेकिन वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो बहुत इजी है। ये सारे न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। वैसे तो ये देखो आई दे रखा है ना? न्यूटन इंटू मीटर का आपका बल आघूर्ण टाउ दे रखा है ना? और आपको क्या निकालना है? कोणीय त्वरण निकालना है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं जो मेरे को व्हाइट बोर्ड पे कराने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। वैसे टाउ इजिकल्स टू इसमें आई इंटू अल्फा लग जाएगा। ठीक है, टाउ इजिकल्स टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन में आई हो जाएगा। ठीक है, टाउ अपॉन में आई हो जाएगा। और जब आप 10/4 करेंगे, जब आप 10/4 करेंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2.5। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, है ना? इसमें देखो बहुत इजी है। 2.5 आई दे रखा है और आपको अल्फा दे रखा है और आपको टाउ पूछा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदिश राशि है जड़त्वाघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण। तो भाई कोणीय वेग जो होता है वो तो ओमेगा होता है, उस पर वेक्टर होता है, तो वो कैसी राशि है? वो हो गई सदिश। कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा, ये भी कैसी हो गई? सदिश। बलागुण टाउ यानी कि ये कैसी होगी? सदिश। तो जो जड़त्व आगुण होता है वो किस में आ जाएगा? अदिश राशि में आ जाएगा। जड़त्व आगुण है तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। जड़त्व आगुण का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? आई इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान, यानी कि एम और आर की जगह पे दूरी है एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर 0, आंसर हो जाएगा सी। किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या निर्भर करती है। तो जो किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि वो जिस सेंटर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है उसे परिभ्रमण बोलेंगे, और वो त्रिज्या होगी, वो डिपेंड किस पे करेगी? वो डिपेंड करेगी द्रव्यमान वितरण पर और घूर्णन अक्ष दोनों पर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण को कहते हैं। जड़त्वाघूर्ण यानी कि आई गुणा में कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा को क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय वेग को कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग मतलब हो गया आई इंटू में ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे आ जाएगा। ठीक है, कोणीय संवेग आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या परिभ्रमण त्रिज्या निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? परिभ्रमण त्रिज्या वस्तु के आकार पर। जी हाँ, वस्तु की आकृति पर भी करती है, घूर्णन अक्ष पर भी करती है, तो उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा परिभ्रमण त्रिज्या स्मॉल के है, कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रही है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो क्या होगा बल आघूर्ण? आप सोचिए भाई, टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है आई इंटू में अल्फा होता है, आई इंटू में अल्फा होता है। ठीक है, तो देखो कोणीय त्वरण तो अल्फा है, बस त्रिज्या कैसी हो गई? के हो गई, और द्रव्यमान आई एम हो गया। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या दे रखा है? के दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर। और टाउ बराबर क्या होता है? आई इंटू में अल्फा, तो अल्फा लगा दो तो एम के स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो एम के स्क्वायर अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह मैं इसके बाद में कराऊंगा। ये कोणीय संवेग भाई देखो ये वैसे तो आप कर सकते हैं, कोणीय संवेग पूछा है ना? J इजिकल्स टू पूछा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप जरा इसमें
कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मैं इसको जरूर बताऊंगा। किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या आश्रित नहीं है, तो परिभ्रमण त्रिज्या किस पर आश्रित नहीं है? घूर्णन अक्ष पर, उसके द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान वितरण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो उसके द्रव्यमान वितरण पर तो आश्रित होती है, लेकिन द्रव्यमान पर आश्रित नहीं होती है। देखो कोणीय संवेग जे तथा जड़त्वागुण आई में संबंध है, अभी पढ़ा था हमने, जे इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है ना, जे इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा। त्रिज्या आर के वृत्ताकार प्रत पर v चाल से गति कर रहे द्रव्यमान m के कण का कोणीय संवेग होता है। तो देखो कोणीय संवेग क्या होता है? J इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है, P इंटू आर होता है, ठीक है, और P संवेग होता है, तो संवेग क्या होता है? mv, तो mv r इसका आंसर हो जाएगा, mv r हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परिभ्रमण त्रिज्या संबंधित है। परिभ्रमण त्रिज्या किससे संबंधित है भाई? सीधी सी बात है, जड़त्वागुण से संबंधित है ना, उसी में तो mr स्क्वायर आता है। यदि एक पिंड का कुछ द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के समीप लाया जाए तो पिंड का जड़त्वागुण, भाई एक पिंड का द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के समीप ले आए हम, तो उसका जो पिंड का जड़त्वागुण होगा वो क्या होगा? वो घटता जाएगा। वो क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक है, उसके समीप लाते जाएंगे, यानी कि आर की वैल्यू हम कम करते जाएंगे। भाई आप ही देखो, आई प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप छोटी करते रहिए तो आई की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी? तो क्या हो जाएगा? जड़त्वागुण घटेगा, ठीक है। एक स्थिर बलागुण द्वारा किसी नियमित वृत्ताकार चक्ति का कोणीय संवेग प्रारंभिक मान L से 4L परावर्तित होता है, तब इस बलागुण का मान होगा। तो देखो भाई, L से भले ही 4L परावर्तित हो, इसका जो बलागुण का मान होगा वो कितना निकल के आएगा? वो 3L/4 निकल के आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस 4L माइनस L करना है और आपको अपॉन में जो बड़ी संख्या दे रखी है उसको लगा देना है, ठीक है। इसको अगर न्यूमेरिकली होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा इसका आंसर। यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 4 गुना कर दी जाए तो बल आगुण हो जाएगा। तो भाई कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर, हम जानते हैं जो बल आगुण होता है वो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के ही बराबर होता है, वो एक्चुअल में dj/dt के बराबर ही होता है। तो इसको 4 गुना कर दिया जाए तो जड़त्वागुण भी 4 गुना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 गुना, ठीक है। भाई देखो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इन दो क्वेश्चंस को। एक लड़का अपने हाथों में डंबल लेकर घूर्णन गति कर रहा है, मतलब लड़का ऐसे करके यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और अपने हाथों में उसने क्या ले रखे हैं? डंबल ले रखे हैं, ठीक है। ये डंबल जो आते हैं बॉडी वाले, बॉडी बनाने वाले, तो डंबल उसने हाथों में ले रखे हैं। एक मेज पर खड़ा है, वह यकायक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज की कोणीय गति क्या होगी? भाई अगर वो आर को कम कर लेगा, है ना, भाई वो क्या कर रहा है? आर को कम ही तो कर रहा है, अपनी सीनों की ओर खींच रहा है, तो जो रेडियस है वो कम हो गई। जब रेडियस कम हो गई तो कोणीय गति भी घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एक घट जाएगी। दूसरा, एक व्यक्ति दोनों हाथ फैलाकर घूमती हुई मेज पर खड़ा है। अचानक वह अपने हाथों को भीतर की ओर सिकोड़ लेता है। जब भीतर की ओर सिकोड़ लिया यानी कि केंद्र पर आ गया, तो आर क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। जब वो 0 हो गया तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। यदि उसके बाद है भाई ये वाला देखो, यदि कोई पटल XY तल में हो तो समकोणीय कक्षों की प्रमेय से, भाई मैंने कराई है समकोणीय कक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको याद है कि जो I बराबर होता है वो IZ बराबर होता है IX प्लस IY के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये वन इन्होंने लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पे IZ आपको याद रखना है, बस IZ बराबर IX प्लस IY होता है। किसी पिंड का जड़त्वागुण न्यूनतम होता है। न्यूनतम जो होता है वो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष होता है, ठीक है। इतना हो गया। m द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r की एक चकती का उसके तल के लंबवत तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण होता है। तो ये सब आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं कि चकती का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, ये आपको याद करने हैं। तो हाफ mr स्क्वायर होता है, ठीक है। चकती के लिए क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर होता है। एक डिस्क का जड़त्वागुण अपनी अक्ष के परितः I है, तब व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण होगा। व्यास के सापेक्ष जो चकती का जड़त्वागुण होता है वो आधा होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा I/2। डिस्क के तल के लंबवत स्पर्शी के परितः डिस्क का जड़त्वागुण होगा। तो डिस्क का जो जड़त्वागुण होता है डिस्क के तल के लंबवत स्पर्शी के परितः, वो आपको याद करना है 3/2 mr स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान m तथा लंबाई l। देखो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है, वैसे तो मैं इसको बाद में कराऊंगा, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको, अभी मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। देखो समान द्रव्यमान के निम्न पिंडों में अपने गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एवं तली के लंबवत अक्ष के परितः किसका जड़त्वागुण अधिकतम होगा? तो याद रखिएगा लंबाई जो थी, है ना भाई, तली के लंबवत अक्ष के परितः है, तो लंबाई 2a की 4 छड़ों से बना एक वर्ग का सबसे ज्यादा होगा। त्रिज्या a की चकती का बहुत कम होगा, a की रिंग का नहीं होगा, भुजा 2a के वर्गाकार पटल का नहीं होगा, लेकिन 4 छड़ों से बने एक वर्ग का जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट
द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के गोलीय कोश, तो गोलीय कोश का किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्वागुण जो होता है वो 2/3 mr² होता है। किसी गोलीय कोश की व्यास के परिभ्रमण त्रिज्या जो परिभ्रमण त्रिज्या जो निकल के आती है वो √2/3 r निकल के आती है, √2/3 r निकल के आती है भाई, अंडर हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्वागुण होता है, तो क्या होता है आपका आंसर हो जाएगा I बराबर 2/5 mr² हो जाएगा। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के ठोस गोले का इसकी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा की परितः जड़त्वागुण होता है, कितना होता है कि याद रखिएगा 7/5 mr² होता है। एक ठोस गोले के लिए परिभ्रमण त्रिज्या है, तो परिभ्रमण त्रिज्या जो होती है r√2/5 होती है, ऊपर भी पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पृथ्वी को गोलाकार माने, ठीक है, पृथ्वी को गोलाकार माने जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, इसका कोणीय संवेग अपनी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष होगा, t परिक्रमण काल है, तो इसका जो आंसर होता है आपको याद करना पड़ेगा 4πmr²/5t होता है। यदि बेलन का निरक्षीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण सबसे कम है, न्यूनतम है, तब द्रव्यमान को स्थिर रखकर इसकी लंबाई l तथा त्रिज्या r में संबंध होगा, तो इनका जो संबंध होता है वही होता है l बराबर √3/2r, क्योंकि बेलन की बात की गई है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखेंगे जरा, ये आप ये जरूर याद रखिएगा, एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा k तथा जड़त्वागुण I है, पिंड का कोणीय संवेग होगा, तो पिंड का जो कोणीय संवेग होता है वो अंडर में 2kI होता है। ठीक है, अंडर में 2kI होता है, इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, तो पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो बिल्कुल 0 होता है। पूरी तरह से प्लास्टिक होती है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब उसमें वही प्रत्यास्थता है या नहीं है, तो जो पूरी तरीके से प्लास्टिक होती है उसको खींचा नहीं जा सकता ढंग से, है ना, तो उसका मतलब उसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो 0 होता है। यदि स्टील व रबर के रंग प्रत्यास्थता गुणांक, स्टील की बात करें तो YS और रबर की बात करें तो YR हो, तो सही संबंध है, तो सही संबंध कौन सा हो जाएगा भाई, बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका ज्यादा बड़ा होगा, YS का, है ना, स्टील का, तो YS इज ग्रेटर देन YR। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण सुघट्य वस्तुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, तो सुघट्य वस्तुएं यानी कि जिनको एक बार खींचा जा सके उसके बाद वो पुराने अपनी आकृति में लौट के नहीं आती है। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ किसको, क्वार्ट्ज को माना जा सकता है। ठीक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ किसको माना जा सकता है, क्वार्ट्ज को माना सकता है। गीली मिट्टी तो वापस चेंज हो जाएगी, है ना, कैल्साइट चेंज हो जाता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज को। ठीक है, विकृति की इकाई है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और मीटर से मीटर कट जाता है। ठीक है, प्रतिबल की इकाई है, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा इसका, है ना। किसी वस्तु को विकृत करने में प्रति एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और U बराबर आपका फॉर्मूला निकलता है 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा में विकृति, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A। खिंचे तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है, तो वही हो जाएगा उत्तर आपका, खिंचे तार की प्रति एकांक आयतन की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति होती है। ठीक है, तने तार की प्रति एकांक आयतन ऊर्जा होती है, तो ये भी आपका यही देखो 3 तरीके से क्वेश्चन बना दिया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं। जब एक पिंड विकृत होता है तो उसके अंतर्गत ऊर्जा क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला, एक लंबाई L का स्टील का तार अपने भार के कारण डेल्टा L दीर्घित होता है, बढ़ता है, उसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन है, तो ये याद रखिएगा 1 - 2 सिग्मा डेल्टा L अपॉन में L। कौन सा सही संबंध है भाई, ये तो आपने अच्छे से करे हैं, y = 3 के 1 - 2 सिग्मा जो होता है वो इसमें सही रिलेशन होता है y और सिग्मा में। ठीक है, नेक्स्ट है सही संबंध, तो इन संबंधों को जरूर याद कर लिएगा। 9 में y बराबर 3 में ईटा प्लस 1 में k, इनमें प्लस आता है इनके बीच में। ठीक है, और ईटा 3 ईटा होता है ना कि 3 k होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सही संबंध है, तो देखो यहाँ पे सही संबंध कौन सा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो सही संबंध कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, उत्तर C वाला हो जाएगा, है ना, उत्तर कौन सा हो जाएगा, C वाला। जब सेपरेट किया जाएगा औरों को तो आपका ये निकल के आएगा सिग्मा बराबर y/2 सिग्मा 2 ईटा - 1। ठीक है, नेक्स्ट है y ईटा तथा सिग्मा के बीच में संबंध, तो सिग्मा के बीच में जो संबंध है y बराबर होता है 2 सिग्मा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये देखो ये ईटा का साइन होता है और ये सिग्मा का साइन होता है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 ईटा × 1 प्लस सिग्मा। नेक्स्ट है
9 ईटा के अपॉन में ए के प्लस ईटा में ए का मान है, तो ए का जो मान है वो क्या होता है 3 होता है आपका, है ना। ए का क्या मान होता है 3 होता है। वाई के तथा ईटा में संबंध है, तो वाई के तथा ईटा में क्या संबंध है, ये है वाई बराबर 1 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन 3 के इंटू में ये ए इंटू में 3 है, ठीक है। ये क्या है इंटू में 3 है, जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 अपॉन ईटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है पॉइजन अनुपात का न्यूनतम मान। भाई ये याद रखिएगा, पॉइजन अनुपात का जो कम से कम न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और जो संभावित मान होता है वो 0.2 तक होता है, ठीक है। पॉइजन अनुपात का संभावित मान 0.2 तक होता है। एक धातु के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक y इसके दृढ़ता गुणांक ईटा का 2.8 गुना है, तो पॉइजन निष्पत्ति सिग्मा होगी। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। आप पहले बेसिकली थ्योरी वाले क्वेश्चंस को जल्दी कर लीजिए, ठीक है। भाई ये याद रखिए, किसी पदार्थ के पॉइजन अनुपात सिग्मा का व्यवहारिक मान कितना होता है, तो 0 से सिग्मा के बीच 0.5, मतलब 0 से 0.5 के बीच में होता है। पॉइजन अनुपात सिग्मा का सैद्धांतिक मान है। देखो एक तो सैद्धांतिक मान है, एक व्यवहारिक मान है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, सैद्धांतिक मान जो होता है वो आपको याद रखना है -1 से लेकर 0.5 होता है, और व्यवहारिक मान जो नॉर्मल देखा जाता है वो 0 से 0.5 होता है, मतलब 0.5 तक तो होता ही है। आपको ये याद रखना है कि -1 और 0 कहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये वाला कि छड़ की मरोड़ी दृढ़ता समानुपाती होती है। तो छड़ की जो मरोड़ी दृढ़ता होती है वो त्रिज्या की घात 4 के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। बंकन आघूर्ण, भाई आपने अच्छे से पढ़ा है, बंकन आघूर्ण क्या होता है, वाई आई अपॉन में आर होता है, वाई आई अपॉन में आर होता है। वाई आई को कहते हैं, वाई आई को क्या कहते हैं, नमन दृढ़ता कहते हैं, झुकाव जो होता है नमन दृढ़ता, ठीक है, ठीक है। एक क्षैतिज छड़ जो कि एक सिरे पर बद्ध है और दूसरे सिरे पर भारित है कही जाती है, क्या कही जाती है, कैंटिलीवर, इसी को बोला जाता है। आपने ये वाला डायग्राम अगर पढ़ा है कैंटिलीवर का, किस पे भार लटका दिया जाता है, तो ये क्या होता है, ये कैंटिलीवर होता है ना, ठीक है। उसके बाद है धातु की एक बीम के सिरों को स्थिर कर मध्य में भार लटकाया जाता है। बीम का अवनमन डेल्टा है, तो भीम का जो अवनमन डेल्टा होगा वो डेल्टा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/y के होता है, ठीक है। अवनमन जो होता है वो प्रोपोर्शनल y के होता है। लंबाई l, चौड़ाई b तथा मोटाई d के भारित कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर निम्न अवनमन पैदा होता है। तो जो अवनमन का फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है 4WL3/y/d क्यूब, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ये भी सेम इसी की तरीके से है ना, कि लंबाई l, चौड़ाई b तथा मोटाई d का आयताकार क्षैतिज दंड दोनों सिरों पर आधारित है। इसके मध्य बिंदु से एक भार w लटकाया जाता है। इसके मध्य बिंदु का अवनमन होगा, डेल्टा बराबर क्या होता है, WL3/4/BD क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो कि आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स के सेकेंड यूनिट के हैं, जड़त्वाघूर्ण वाला जो चैप्टर है। तो आगे और भी वीडियोस आएंगी, आप अच्छे से इनको वीडियोस को कवर करिए क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।